वंदे मातरम। नमस्कार। जय श्री राम। महाराष्ट्र सचमुच राष्ट्रों में महाराष्ट्र है। भारत का ऐसा राज्य जो लगभग मध्य दक्षिण की ओर स्थित है, हम ऐसा कह सकते हैं। और हमारे मध्य प्रदेश से तो वो काफ़ी जुड़ा हुआ है। इस समय एक बाबा जी के कारण से वो कुख्यात हो रहा है। भाई महाराष्ट्र कला की भूमि है, वीरों की भूमि है, शिवाजी महाराज की भूमि है। और महाराष्ट्र का इतिहास अगर बाहर कर दे महाराष्ट्र राजस्थान, तो उसके बाद में भारत के इतिहास में बसता क्या है। लेकिन वहाँ पर एक बाबा ने इस समय जो तहलका मचाया हुआ है, ढोंगी बाबा ने जो तहलका मचाया हुआ है, एक तथाकथित रिटायर्ड नेवी के कैप्टन ने जो तहलका मचाया हुआ है, जिसके कारण से मैं कह सकता हूँ पूरी महाराष्ट्र की राजनीति डामाडोल हो रही है, हिल रही है। इसमें सत्ताधारी दल के कई मंत्री, कई पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान कैबिनेट मंत्री, कई दल के लोग, उनके अंदर के दिल, सब कुछ डामाडोल हो रहे हैं। विषय पर आते हैं। दिशा सालियान की हत्या और उसके साथ दुराचार की घटना 2020 की 8-9 जून 7-8-9 जून के दरमियान होती है। जून याद रखिएगा। उस समय महाराष्ट्र में थोड़ा सा इतिहास तो लेना पड़ेगा, वहाँ से मैं बात को उठा रहा हूँ। फिर हम यहाँ तक आते हैं, फिर बाबा जी तक आते हैं। मैं बाबा जी नहीं बोलूँगा, ऐसा बोलने से बाबा जी बोलते ही सनातन धर्म के हमारे जो ऋषि मुनि हैं उस परंपरा का ध्यान आता है। ये तो सूट बूट वाला हरामखोर इंसान था, षड्यंत्रकारी, जिसको बाबा लोग बोल रहे हैं। वो कोई बाबा नहीं था। वह ज्योतिष का ढोंग करता था, वह अंक शास्त्र में कुछ भविष्य बताने का ढोंग करता था, इतिहास बताने का ढोंग करता था, भविष्य बताने का ढोंग करता था। ढोंगी बाबा था, बाबा भी नहीं कह सकते, ढोंगी व्यक्ति था। और उसके चक्कर में एक बड़ा नाम आया, एक स्त्री एक पुरुष, दोनों मैं कह सकता हूँ, दोनों का नाम लेता हूँ। स्त्री में के रूप में एनसीपी की जो महिला विंग है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की महिला विंग की जो अध्यक्ष है रूपाली चाकणकर, साथ ही ये बाद में महाराष्ट्र महिला आयोग की अध्यक्ष भी बन गई। ये सबसे पहले उनके मतलब उसके अशोक का बताया जा रहा है, अशोक खरात, ये व्यक्ति, उसको बाबा नहीं बोलना चाहिए, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। बाबा बोलते ही आस्था का भाव भी आता है। हमारे ऋषि मुनियों को भी लोग बाबा लोग कहते हैं, तो इसको बाबा मत बोलिए। यह ढोंगी इंसान था और वर्तमान में पुलिस की गिरफ्त में है। ये तो आप समझ ही गए, ये तो आपको मीडिया से प्राप्त है। जो चीज़ें संभवतः आपको अभी प्राप्त नहीं हुई होगी और जो मुझ तक पहुँची या मैंने उनको जानकारियाँ इकट्ठी की है मेरे सूत्रों के माध्यम से, वो आपसे मैं बताना चाह रहा हूँ सिलसिलेवार। थोड़ा सा पहले 2-3 मिनट में ये कौन था? ये अशोक खरात एक यहाँ का नासिक के पास का कोई गांव है, मीर गांव। ये एक छोटा सा क्षेत्र, छोटा सा गांव, वहाँ का रहने वाला था। और ये मर्चेंट नेवी में नौकरी करता था। लंदन, भारत और इस तरह बार बार कई सारे देशों में इसका आना जाना होता रहा। नेवी की चूँकि नौकरी करता था तो कई देशों में घूमा, वहाँ की भाषाएं भी इसने सीखी, भाषाएं भी जानी। और कुछ उन्हीं के संपर्कों से इसने ज्योतिष अंक शास्त्र की जानकारियाँ भी प्राप्त कर ली। तो भाषा पर कुछ अंग्रेजी सहित दूसरी भाषाओं पर पकड़ हो गई। साथ में किसी के संपर्क से और कुछ पढ़ लिख करके इसने ज्योतिष विद्या और अंक के जो एक टेक्नोलॉजी होती है उसकी जानकारी प्राप्त कर ली। तो ये गांव में जब भी आता था उसके बारे में बताता रहता था। तो धीरे धीरे मीर गांव के लोग इससे प्रभावित होने लगे। फिर ये कहते हैं कि 21 साल तक इसने नौकरी की वहाँ पर, और शायद कुछ समय और बचा था, लेकिन वहाँ से ये यहाँ आ गया सेवानिवृत्त होकर के। और फिर गाँव में आकर के धीरे धीरे ये अपना पूरा अंक और ज्योतिष बताते बताते लोगों को अपना प्रभाव में लेता रहा। और वहाँ पर इसने एक ईशानेश्वर मंदिर बनाया। उस मंदिर को
का एक ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट का स्वयं चेयरमैन बन गया। आगे चल के इसी ट्रस्ट की जो ईशानेश्वर मंदिर ट्रस्ट है, इसकी ट्रस्टी बनी महिला आयोग की, जो जिसने अब त्याग पत्र दे दिया, जो एनसीपी की नेता रही है, नेता तो अभी भी है, महिला आयोग की अध्यक्ष के पद से भी उसने अब त्याग पत्र दे दिया जब नाम उसका इसमें आया, दीपाली चाकणकर। ये उसकी उस ट्रस्ट की सदस्य है और ये उसका चेयरमैन है। अब कथा क्या होती है, ये हुआ कि ये गांव में बहुत लोकप्रिय हो गया। धीरे धीरे इसको लगा कि यार तो निकल करके अपन तो नासिक चलते हैं, यहाँ क्या धरा है। तो सब गांव के लोग तो अपने चारों ओर घूम ही रहे, ये नासिक आ गया है। कमरा वमरा लेकर के वहाँ पर अपनी दुकानदारी वापस शुरू कर दी। धीरे धीरे ये इसमें कॉलोनी काटना और रियल इस्टेट में इसने अपना हाथ आजमाना शुरू किया, उसमें भी सफल होता गया, पैसा भी आना शुरू हो गया। और इसी दौरान अपनी दुकान बराबर, वो जो अंक शास्त्र ज्योतिष शास्त्र की दुकान बराबर चलाता रहा। धीरे धीरे लोग इसे जानकारी प्राप्त करते रहे। इसी दौरान 2022 में जब एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो एक नाथ शिंदे का नासिक आना हुआ और एक नाथ शिंदे से ने पूछा होगा या किसी ने बता दिया होगा कि यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है जो ऐसा भविष्य बता देता है, ज्योतिषाचार्य है, अंक शास्त्र है, ये वो। तो एक नाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहते हुए ही इसके पास में चले जाते हैं अपनी जानकारी लेने के लिए, अपना भविष्य जानने के लिए। बाद में एक नाथ शिंदे ये जून में जाते हैं और फिर नवंबर में ये इसका जो ईशानेश्वर मंदिर है उसके दर्शन करने के लिए भी चले जाते गांव में। बड़ा सिक्का जम गया, उनके साथ में कई मंत्री भी गए, उसके साथ में फिर IAS IPS भी गए और फिर एक लवाजमा हो गया। फिर ये लोग गए तो बड़े बड़े DG DIG और IG और बड़ी रैंक के पुलिस अधिकारी वो जाने शुरू हो गए। फिर कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और IAS IPS सारे, उनकी पत्नियां जाने लगी, उनकी बेटियां जाने लगी, उनके बच्चे जाने लगे। फिर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का खेल शुरू हो गया। तो बाबा का तो 12 न्यारे होने शुरू हो गए। यहाँ से बाबा हो गया, बाबा नहीं कहना चाहिए, मैं फिर वो बोलना, वहाँ से ये अशोक खरात हो गया नामचीन मीडिएटर, दलाल के रूप में भी कह सकते हैं आप। तो होता क्या होता है कि अपराधी अपना गुनाह कहीं न कहीं वहीं छोड़ देते हैं। इसी दौरान अभी क्या हुआ, अभी एक आध महीने पहले कि एक वहाँ पर नीलेश जाधव करके एक लड़का कोई काम करता था, उसने किसी को एक फ़ोटो भेजा, एक मिलने वाले महिला को, परिचित महिला को ये फ़ोटो और उसने कुछ राशि वाशी मांगी, तो उसने सामने वाले ने ध्यान नहीं दिया उसका। फिर वो एक भीड़ में उससे मिलता है, वही लड़का परिचित था, और वो उसको फिर दिखाता है कि ये है, ये फ़ोटो ही नहीं है, तो लड़की ने पहले ध्यान नहीं दिया, ये वीडियो भी है मेरे पास में, और वो वीडियो उसको भेज देता है। जो वीडियो उसको भेज देता है तो उसका नंबर उस लड़की को मिल जाता है। वो लड़का तो उसको जानता था, लड़की नहीं जानती थी। तो उस चेहरे से, क्योंकि ऐसे परिवारों की महिलाएं, ऐसे परिवारों की लड़कियां जो नामचीन थी, तो उस आधार पर उसने सीक्वेंस बना करके नीलेश जाधव ने उसको कहा। वो लड़की जब घर जाके तो तनाव में आती है, तनाव में आकर के, और ये बात फिर हो जाती है कहीं न कहीं थोड़ी लीक, और यहाँ से सिलसिला बनता है, आगे पीछे होना शुरू करता है। इसी दौरान एक महिला बाकायदा शिकायत करने पहुंच जाती है थाने पर कि ये जो अशोक खरात हैं, ये दुराचारी व्यक्ति हैं, ये मैं इसके पास में गई थी और मेरे साथ में ऐसा किया, उसने मुझे पानी पिलाया, फिर मुझे बेहोश कर दिया, और मैं तो अपना ये पता करने गई थी अपना भविष्य, लेकिन मैंने देखा कि मुझे नशे में होने के बाद में जब मैंने अपने आप को ठीक संभाला तो मेरे कपड़े अस्त व्यस्त थे, मैं समझ गई कि मेरे साथ कुछ हुआ है। और बाद में मैंने जब इससे पता करना चाहा तो इसने बता दिया कि तुम्हारा सारे वीडियो, तुम्हारा सारा कुछ ऐसा है मेरे पास में, और फिर मैं जैसा कहूँ वैसा करो वगैरह वगैरह, उसको कहकर उस महिला को उसने जाके बाकायदा शिकायत कर दी। अब पुलिस कहा तो ये जा रहा है कि पुलिस वाले खुद अपने केस को हल करने के लिए और अपराधियों तक पहुंचने के लिए अशोक खरात का सहयोग लेते थे, जाते थे कि महाराज जी देखो ये केस फाइल ऐसी है, ये FIR है, और ये चोर कब पकड़ में आएगा, ये कैसे पकड़ में आएगा। और वो अशोक खरात उनको रास्ता बताता था, समय दिनांक से बताता था, और वो पकड़ में भी आ जाता था।
तो अजीब अजीब कहते हैं ना कुछ, ये जो रोते हैं ज्योतिषाचार्य और ये सब बताने वाले, ये 3 को बताते, 3 में से एक आध का तो सही हो ही जाता, या 10 को बताते, 10 में से 1-2 सही हो जाते, जो सही हो जाते वो वही मानते कि ये तो बाबा है, ये पहुंचा हुआ है भाई। तो इस तरीके से ये पुलिस वाले भी इसके पास जाते थे। जब पुलिस वालों को ये बताया गया कि शिकायत में उसका आया और सामने वाले महिला ने बताया इसी तरीके से, तो पुलिस वालों को तो डर लगा। उन्होंने अपने हायर अप्स को, बड़े अधिकारियों को बताया कि ऐसा ऐसा मामला आ रहा है और ये सब आ रहा है, हम क्या करें। तो पुलिस अधिकारियों ने कहा ये तो बहुत बड़ा मामला है, उसके आप कौन हाथ डालेगा। तो मुख्यमंत्री उसके वहाँ जाकर के अपना भविष्य जानते हैं। कई नेता, मंत्री, अधिकारी, उनके परिवार, उनकी बेटियां, उनकी बहुएं, उनके पत्नियां जाकर के वहाँ करती हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो वही सब मामला, फिर इस केस को दबाएं तो कैसे, वो सुलझाएं तो सुलझाएं कैसे। अब ये ना तो खाते बन रहा है, ना उगलते बन रहा। तो उन्होंने बड़े अधिकारियों से पूछा, तो फिर क्या किया, इन्होंने एक तरीका निकाला, बोले इसका कुछ नहीं कुछ तोड़ निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने, पुलिस वालों ने एक नाटक किया कि बोले जानना तो पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तहकीकात करके पता अच्छे से कर लिया था कि हाँ ये कुछ तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन जब तक सब आपके पास प्रूफ नहीं हो तब तक कैसे करेंगे। तो इन्होंने क्या किया पहले उस जो नीलेश जाधव था उसको पकड़ा, उसको घर से उठा लिया और उसके पास से वो मोबाइल जब्त किया जिसमें उस लड़की को उन्होंने भेजा था, कि उसका नंबर उस लड़की के पास आ चुके थे, उसने बताया था इस नंबर से आया। तो उसको पकड़ के उसका मोबाइल और वो लड़का दोनों को जब्त कर लिया। तो उसके मोबाइल में बहुत सारे और वीडियो थे, बहुत सारे फोटोज वीडियो थे। तो पुलिस के हाथ पांव तो और फूल गए थे। फिर लेकिन उसमें एक चाल चली हुई थी, उसमें सभी औरतों के फोटो और चेहरे तो साफ दिख रहे थे, लेकिन ये काम जो कर रहा है उसका चेहरा ब्लेयर करके रखा था, ब्लेयर, वो दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन बाकी सब उससे समझ में आ रहा था कि ये अशोक खराती है। तो पुलिस को डाउट तो फिर पक्का हो गया, लेकिन डाउट के साथ में अशोक खरात का खुद का चाहिए ना, और खुद का शिकायत करने के लिए तो महिला आ चुकी थी थाने में। तो उसकी शिकायत लेकर के और फिर पुलिस वालों ने पूरा एक ड्रामा रचा अपने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार, क्योंकि वरिष्ठ अधिकारियों के हाथ पांव भी फूल रहे थे, उनको लग रहा था कि पता नहीं इसमें और कौन कौन आने वाले हैं। तो उन्होंने क्या किया कि अशोक खरात का जहाँ मकान था या उसका जो ऑफिस थी या जहाँ वो रहता था और उसका ऑफिस एक ही जगह थी नासिक में, वहाँ जाके तांडव मचा के चोर पकड़ में आ गया और ये हुंगा मस्ती करते, तो लोग उसे हड़बड़ाहट मस्ती, कहाँ चोर। तो सब लोग वहाँ इकट्ठे हो गए। जब भीड़ इकट्ठी हो गई तो भीड़ इकट्ठी होने के चक्कर में सब लोग हड़कंप मचा। तो इसी दौरान कुछ पुलिस वाले अशोक खरात के घर में अंदर घुस गए, उसके ऑफिस में घुस गए और वहाँ जा कर के और उन्होंने सब ढूंढा ढांडी किया। तो अशोक खरात का मोबाइल उसको चेक किया, उसमें कई सारे वीडियो, कई सारे सीडीज, कई सारे पेन ड्राइव ये सब मिले, और साथ में अशोक खरात के साथ को जैसी ही चीज़ें मिली उसको धर दबोच के उसको लेकर आए। ये अभी 18 मार्च 2026 की बात, मतलब अभी से लगभग 10-12 दिन पहले ये कांड हो गया। अब उसको धर दबोचा पकड़ के ले आए हैं। पकड़ के लाने के बाद में अब उसकी ये सब हुआ पूरा धूम धड़ाका। तो उसके बाद में इधर रूपाली का तो आपने देखा हो ना, रूपाली चाकणकर जो उस अशोक चारण को अपने घर बुला करके उसको पाँव धो रही थी। तो ये महिलाएं जो है ना, आज चूँकि जो पूरे प्रदेश की महिला आयोग की अध्यक्ष जिस व्यक्ति के पांव छू रही हो, उसको पूजनी बता रही हो, तो फिर बाकी महिलाएं तो उसका आदर करेगी सही। और इसी भाव से बेचारी सब औरतें जाती थी। अब जो मामला है पूरा ये चला गया है खतरनाक स्टेज पर। अब जो दिशा सालियान के केस की थोड़ी सी हम बात कर रहे हैं, इसमें दिशा सालियान का केस इस तरह जुड़ रहा है कि दिशा सालियान की जून 2020 में हत्या और उसके साथ दुराचार होता है और 2021 में ये महिला आयोग की अध्यक्ष बन जाती है, ठीक है। और उसी समय से इसलिए महिला आयोग का भी रोल दिशा सालियान के केस को वहाँ जो किशोरी पेडनेकर जो मुंबई की मेयर थी और साथ में रूपाली का भी नाम आ रहा है, यद्यपि उस समय ये उससे जुड़ी हुई नहीं थी, लेकिन वो एनसीपी में तो थी और एनसीपी उस समय उद्धव ठाकरे के अधीन ही, ये शिवसेना और दोनों मिलकर के काम कर रहे थे। ये जो एनसीपी उस समय की थी, अर्थात शरद पवार की एनसीपी, जब ये अलग अलग ये जुड़ करके आ गए थे, एकनाथ शिंदे के साथ आ गए थे,
एकनाथ शिंदे और आपका इनका भतीजा पवार ये आ गए थे, और शरद पवार भी मुखर विरोध में नहीं थे। लेकिन एनसीपी जो भतीजे की थी उसकी ये जो प्रदेश की मुखिया और उससे पहले भी उससे जुड़ी हुई रही थी। तो ये पूरा मामला हो गया महिलाओं का, और इन सब ने किशोरी पेडनेकर और ये दीपाली रूपाली चाकणकर, इन सब ने दिशा सालियान के केस को दबाने का काम किया। आप बात को समझ रहे हैं? दिशा सालियान के मर्डर और उसके रेप के केस को दबाने में इन लोगों की भी सबकी भूमिका है, जिसकी जांच करने की मांग अब की जा रही है। इनका भी रोल है, क्योंकि 2021 से लेकर अनंतर ये 26 तक, क्योंकि बाद में 24 में सरकार बदली, और 24 में जब सरकार बदली तो फिर से सरकार तो लेकिन एनडीए की रही, तो ये फिर से महिला आयोग की अध्यक्ष बन गई। ये अभी मार्च 2026 तक भी थी, अभी उसने त्यागपत्र दिया। तो रूपाली चाकणकर को भी अरेस्ट करने के लिए मांग उठाई जा रही है। और ये जो बाबा नहीं कहूँगा मैं, अशोक चारण जो रिटायर्ड नेवी का अधिकारी रहा है, कैप्टन रहा है, इसको ये तभी अंदर है ही। साथ में इनसे जुड़े हुए जितने लोग थे वो सब भी कहीं ना कहीं पकड़ में आएंगे। अब सवाल लोगों को ये भी उठ रहा है कि एकनाथ शिंदे जी जिस मुखरता से पहले दिशा सालियान का केस को हल करने के लिए एसआईटी का गठन से लेकर सब कुछ कर रहे थे, एकनाथ शिंदे जी जिनके पास पुलिस महकमा के भी चीफ थे उस समय, याद रखिएगा, पुलिस विभाग एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री अवश्य थे, हाँ क्षमा कीजिएगा, पुलिस गृह मंत्री के रूप में उनके पास नहीं था वो, लेकिन कालांतर में वे जब मुख्यमंत्री बन गए तो उनके पास में सारे प्रदेश की शक्तियां तो थी। तो क्या उस समय रूपाली चाकणकर के दबाव के कारण से ये केस आगे नहीं बढ़ा? 2022 की बात कह रहा हूं मैं। उस समय जब उद्धव ठाकरे जब तक थे तब तक तो सवाल ही नहीं होता मुख्यमंत्री, लेकिन एकनाथ शिंदे जब बन गए उसके बाद में केस क्यों नहीं आगे बढ़ा? क्या इसीलिए तो नहीं कि वहाँ पर इनका प्रभाव था अशोक चारण का, अशोक खरात का? तो ये सब जांच के बिंदु अब आ रहे हैं कि दिशा सालियान के केस से भी अशोक खरात 58 वीडियो तो नामजद है, कई के तो सोशल मीडिया पर आ गए। वैसे मैं सबसे प्रार्थना करूंगा और पुलिस विभाग से भी प्रार्थना करूंगा, महाराष्ट्र सरकार से भी प्रार्थना करूंगा कि इस हरामखोर की तो कोई इज्जत नहीं है ना, लेकिन महिला का अगर बाहर आ गया तो उसका परिवार टूट जाएगा। कई महिलाएं आत्महत्याएं करने का डर है, भगवान न करे ऐसा करे कोई। कई बेटियां, कोई अविवाहित लड़कियां भी होगी इसमें, जिस हरामखोर अशोक खरात ने जो दुराचार किया उनके साथ में, वो बहुत घिनौना काम हुआ। उसको तो फांसी होनी चाहिए। आप भी टिप्पणी में लिखिएगा, उसको फांसी होनी चाहिए। जिस विश्वास का हनन उसने किया है, तो एक दुराचार हुआ है। मुझे डर है कि महाराष्ट्र की पूरी राजनीति थर्रा गई है इस एक कांड से। आपको इस संदर्भ में टिप्पणी में ज़रूर बताइए कि आखिर महाराष्ट्र में क्यों, अभी कम से कम गनीमत है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का, किसी मंत्री का नाम उसमें नहीं आया है। ये मैं हल्की से तसल्ली कर रहा हूँ, लेकिन एनसीपी के तो कई लोग इसमें आ चुके भाई अंदर। तो और लोग ना आए, भगवान करे, और आएंगे, अगर आ चुके होंगे तो वो आएंगे अब, क्योंकि अब तो सब कुछ जो उसके पास में है, किसके पास में, पुलिस के पास में है। लेकिन इसकी कॉपियां कितनी होगी वो क्या पता। और वो जो नीलेश यादव है, जो वहाँ काम करता था, नौकर था, उसके पास में कितने और वीडियो और ये रखे होंगे। तो एक मोबाइल में कहते हैं उसके पास 6-7 मोबाइल थे। तो बहुत उन औरतों का भगवान उनकी रक्षा करे, उनके परिवारों की रक्षा करे, उनकी भी रक्षा करे। ये जो हुआ है बहुत घिनौना काम हुआ, बहुत घिनौना काम हुआ है। आप टिप्पणी करके बताइए। मैं ये नहीं कहूँगा, इस वीडियो को शेयर करिए, आप स्वयं देखने के बाद टिप्पणी ज़रूर कीजिए। मैं इस वीडियो को शेयर करने का आपसे आग्रह नहीं कर रहा हूँ। हाँ, लाइक करें, नीचे टिप्पणी भी दें, जनमानस में
ऐसे दुराचारियों के प्रति आक्रोशपन पे यहाँ तक तो ठीक है, शेयर करके क्या करेंगे आप? पता नहीं किन बेटियों का, किन बहुओं का, किन गृहिणियों का, किन औरतों का साथ दुराचार करके और उसने वीडियो बनाए होंगे, जो ईश्वर न करे और बाहर आए। ये मेरी प्रार्थना ज़रूर है। भारत माता की जय।